नमस्कार। आज हम कुछ आंकड़ों की दुनिया में उतरने वाले हैं, लेकिन घबराइए नहीं। ये सिर्फ नंबर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक कहानी है। कहानी छत्तीसगढ़ की। जी। हमारे पास राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से जुड़े कुछ स्रोत हैं और हमारा मिशन है इन सूखे आंकड़ों में से जिंदगी की एक तस्वीर निकालना। बिल्कुल। हम सब छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा या एक मतलब आदिवासी प्रदेश के तौर पर जानते हैं। हाँ, यही पहचान है। पर क्या आज की आर्थिक सच्चाई भी यही है या फिर हमारी इस पहचान के पीछे एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही है? और यही आज हम पता लगाएंगे। आइए आज हम यही पता लगाएंगे कि क्या छत्तीसगढ़ अपनी पारंपरिक पहचान से आगे बढ़कर एक नई औद्योगिक शक्ति बन रहा है और इस बदलाव का मतलब क्या है? बिल्कुल सही कहा। ये आर्थिक सर्वेक्षण एक आईने की तरह है। आईना। जी, जो हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि राज्य की तिजोरी में कितना पैसा आ जा रहा है, बल्कि ये भी दिखाता है कि राज्य का चरित्र कैसे बदल रहा है। अच्छा। ये विरोधाभास, ये बदलाव, ये सब इन आंकड़ों में छिपा है। तो चलिए इस आईने में झांक कर देखते हैं। तो ठीक है, शुरुआत सबसे बड़े नंबर से करते हैं, जीएसडीपी। जी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यानी राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था का आकार। तो प्रचलित भाव पर देखें तो ये आंकड़ा करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए का है। जी हाँ, और जो पिछले साल से लगभग 11% बढ़ा है। 11%? ये तो काफी अच्छी ग्रोथ लगती है ना? हाँ, ये एक बहुत मजबूत ग्रोथ रेट है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि इसे दो तरह से क्यों देखा जाता है। एक प्रचलित भाव और दूसरा स्थिर भाव। जी, प्रचलित भाव में महंगाई भी शामिल होती है, लेकिन अगर हमें असली विकास देखना है कि असल में उत्पादन कितना बढ़ा, तो हम स्थिर भाव देखते हैं। बिल्कुल, जिसके लिए 2011-12 को आधार वर्ष माना गया है। अच्छा। और उस लिहाज से भी ग्रोथ 7.5% के आसपास है, जो राष्ट्रीय औसत के मुकाबले काफी अच्छा प्रदर्शन है। ठीक है, तो ये तो हुई पूरे राज्य की कमाई। लेकिन एक आम इंसान, उसकी जेब में कितना पैसा आ रहा है, मतलब प्रति व्यक्ति आय? हाँ, पर कैपिटा इनकम। मैंने जो आंकड़ा देखा वो करीब 1,62,000 रुपए सालाना का है। जी, 1,62,870 रुपए। और ये आंकड़ा हमें औसत आर्थिक सेहत बताता है। औसत? मतलब अगर राज्य की पूरी कमाई को हर एक व्यक्ति में बराबर बांट दिया जाए, तो हर किसी के हिस्से में साल के लगभग इतने रुपए आएंगे। बेशक ये एक औसत है, जमीनी हकीकत में तो काफी असमानता होती होगी। बहुत ज्यादा। लेकिन ये दूसरे राज्यों से तुलना करने और समय के साथ प्रगति को नापने का एक अहम पैमाना है। ठीक है, तो अब मेरे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। ये जो 5.5 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था है, हाँ, ये पैसा आ कहां से रहा है? क्या ये खेतों से आ रहा है, जैसा कि धान का कटोरा नाम से लगता है? यही सबसे दिलचस्प सवाल है। एक मिनट, ये आंकड़े, ये तो मेरी समझ के बिल्कुल उलट है। क्या देखा आपने? मैं तो हमेशा से यही सुनता आया हूं कि छत्तीसगढ़ मतलब खेती किसानी, पर यहाँ तो उद्योग क्षेत्र का योगदान लगभग 48% है। 48%? मतलब अर्थव्यवस्था का लगभग आधा हिस्सा। कृषि तो सिर्फ 17% के आसपास है। ये क्या हो रहा है? और यही छत्तीसगढ़ की आर्थिक कहानी का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प विरोधाभास है। विरोधाभास। जी। राज्य की पहचान है धान का कटोरा, लेकिन उसकी कमाई का असली इंजन है खनिजों की खदान और उस पर आधारित उद्योग। अरे वाह! ये दिखाता है कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान और उसकी असल आर्थिक ताकत दो अलग-अलग पटरियों पर चल रही हैं। और इसका असर भी तो पड़ता होगा। सीधा असर राज्य की नीतियों पर, रोजगार के अवसरों पर और पर्यावरण से जुड़ी बहसों पर, हर जगह। वाह! ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। मतलब पहचान कृषि से पर ताकत उद्योग से। बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो हुई, कह सकते हैं कि केक में किसकी हिस्सेदारी कितनी बड़ी है। जी। पर अगर हम ये देखें कि किसका टुकड़ा सबसे तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या तस्वीर सामने आती है? यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ है कहानी में। बताइए। योगदान में भले ही उद्योग सबसे आगे हो, लेकिन विकास दर के मामले में सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर बाजी मार रहा है। सर्विस सेक्टर? जी, सर्विस सेक्टर 8.5% की दर से बढ़ रहा है, जबकि उद्योग लगभग 7% और कृषि 5.5% की दर से। तो मतलब केक का सबसे बड़ा टुकड़ा भले ही उद्योग का हो, जी। पर सबसे ज्यादा फूल सर्विस सेक्टर वाला टुकड़ा रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और ये क्लासिक आर्थिक बदलाव का संकेत है। कैसा बदलाव? जैसे जैसे कोई अर्थव्यवस्था विकसित होती है, वो कृषि से उद्योग और फिर सेवाओं की ओर बढ़ती है। छत्तीसगढ़ में ये बदलाव साफ दिख रहा है। तो भविष्य में रोजगार? भविष्य में रोजगार के नए अवसर शायद इसी सर्विस सेक्टर में बनेंगे,
जैसे कि आईटी, बैंकिंग, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाएं। ये जो विशाल औद्योगिक क्षेत्र है, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है, जाहिर है इसे चलाने के लिए ईंधन भी चाहिए होगा। बहुत सारा ईंधन। और वो ईंधन आता है छत्तीसगढ़ की जमीन से और उसके ऊपर मौजूद विशाल जंगलों से। जी तो चलिए अब राज्य की इस प्राकृतिक दौलत को समझते हैं। बिल्कुल। राज्य का लगभग 44% हिस्सा वनों से ढका है। 44%? हाँ, और क्षेत्रफल के लिहाज से ये देश में चौथा और वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर के मामले में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। तीसरा? जी, ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये एक पूरी इकोसिस्टम है। इन जंगलों को भी अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे आरक्षित, संरक्षित। इसका आम लोगों के लिए क्या मतलब होता है? इसका बहुत गहरा मतलब है। आरक्षित या रिजर्व्ड फॉरेस्ट वो है जिन पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। मतलब कोई आ जा नहीं सकता? लगभग न के बराबर। यहाँ मानवीय गतिविधियां बहुत सीमित होती हैं, ये करीब 43% हैं। और संरक्षित? फिर आते हैं संरक्षित या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो करीब 40% हैं। यहाँ स्थानीय समुदायों और आदिवासियों को अपनी आजीविका के लिए लकड़ी और दूसरे उत्पाद इकट्ठा करने के कुछ अधिकार मिले होते हैं। अच्छा, तो यहाँ उन्हें कुछ छूट है? जी, और बाकी बचे जंगल अवर्गीकृत हैं। तो ये वर्गीकरण सीधे तौर पर वहां रहने वाले लाखों लोगों के जीवन और उनके अधिकारों को प्रभावित करता है। और इन्हीं जंगलों से एक अदृश्य अर्थव्यवस्था भी तो चलती है ना? क्या बात है! मेरा मतलब लघु वनोपज से है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, अदृश्य अर्थव्यवस्था। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में कुल लघु वनोपज संग्रहण का 70% हिस्सा अकेले छत्तीसगढ़ से आता है। क्या 70%? जी, 70%। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका मतलब है तेंदुपत्ता और महुआ बीनने वाली लाखों आदिवासी महिलाएं, हाँ, जिनके घर की आमदनी और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा इसी पर निर्भर करता है। सही बात है। ये राज्य के औपचारिक जीएसटी में भले ही छोटा दिखे, लेकिन लाखों परिवारों के लिए ये उनकी जीवन रेखा है। और जंगलों के साथ साथ जमीन के नीचे भी तो एक खजाना छिपा है। हाँ, और वो खजाना ही राज्य के औद्योगिक इंजन का असली ईंधन है। छत्तीसगढ़ एक मिनरल पावर हाउस है। जैसे? देश का 100% टिन यहीं से निकलता है। 100%? जी, कोयला उत्पादन में देश का लगभग 21% और लौह अयस्क में 16-17% का योगदान है। और टिन में तो पहले नंबर पर है। टिन उत्पादन में ये देश में पहले नंबर पर है। ये खनिज संपदा राज्य के लिए भारी राजस्व का स्रोत है, लेकिन इसके साथ ही ये सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदायों के विस्थापन से जुड़े गंभीर सवाल भी खड़े करती है। ये तो है। तो हमने अर्थव्यवस्था के इंजन और उसके ईंधन की बात कर ली। जी, लेकिन इस पूरी कहानी का उन लगभग 3 करोड़ लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? बिल्कुल, अब उन पर आते हैं। चलिए अब जनसंख्या के आंकड़ों से इस तस्वीर को और साफ करते हैं। और यहाँ भी हमें जबरदस्त विरोधाभास देखने को मिलता है। यहाँ भी। हाँ, एक तरफ राज्य की राजधानी रायपुर है, जहाँ जनसंख्या घनत्व 960 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 960 यानी बहुत घनी आबादी। और दूसरी तरफ बीजापुर जैसा जिला है, जहाँ सिर्फ 32 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। 32? एक तरफ 960 और दूसरी तरफ सिर्फ 32? जी, ये एक ही राज्य में दो अलग अलग दुनियाओं जैसा है। ये तो जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा क्यों है? रायपुर में उच्च घनत्व, शहरीकरण, रोजगार के अवसर, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को दिखाता है, जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। वहीं बीजापुर का कम घनत्व वहां की भौगोलिक चुनौतियों, दुर्गम इलाकों और दशकों से चली आ रही सुरक्षा संबंधी समस्याओं का संकेत देता है। तो ये आंकड़े हमें बताते हैं कि विकास की रोशनी राज्य के हर कोने तक बराबर नहीं पहुंची है। यही असमानता क्या हमें दूसरे सामाजिक संकेतकों में भी दिखती है, जैसे साक्षरता में? बिल्कुल, साक्षरता में भी यही कहानी है। एक तरफ दुर्ग जिला है, जहां साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, और दूसरी तरफ सुकमा है, जो सबसे कम साक्षर है। अच्छा। और ये पैटर्न पुरुषों और महिलाओं दोनों की साक्षरता में एक जैसा है। हर मामले में दुर्ग सबसे आगे और सुकमा सबसे पीछे। तो ये सीधे सीधे दिखाता है कि किन इलाकों में शिक्षा और सामाजिक विकास पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन एक आंकड़ा है जो इस असमानता की कहानी में एक दिलचस्प मोड़ लाता है। कौन सा? और वो है लिंगानुपात का। सबसे अच्छा लिंगानुपात कोंडागांव में है, 10:51। 1051? यानी 1000 पुरुषों पर 1051 महिलाएं। ये तो बहुत सकारात्मक बात है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है।
कोंडागांव जैसे आदिवासी बहुल जिलों में अक्सर महिलाओं की सामाजिक स्थिति बेहतर होती है और भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाएं कम होती हैं, जो इन सकारात्मक आंकड़ों में झलकता है। और सबसे कम कहाँ है? वहीं सबसे कम लिंगानुपात जांजगीर चांपा जैसे मैदानी और कृषि प्रधान जिले में है। तो ये दिखाता है कि आर्थिक विकास और सामाजिक विकास हमेशा एक साथ नहीं चलते। बिल्कुल भी नहीं। इस औद्योगिक इंजन और बढ़ती आबादी को चलाने के लिए एक मजबूत बुनियाद यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत होगी। जाहिर है। तो कुछ प्रमुख क्षेत्रों में क्या स्थिति है? सबसे पहले बिजली की बात करते हैं। राज्य बनने के बाद से यहाँ बिजली उत्पादन क्षमता में 119% की भारी वृद्धि हुई है। 119%? जी, जो अब लगभग 3000 मेगावाट है। ये औद्योगिकरण और शहरीकरण के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। सही बात है। बिना बिजली के न फैक्ट्रियां चल सकती हैं, न शहर। बिल्कुल। और कृषि, जो भले ही अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान न देती हो, लेकिन आज भी लाखों लोगों की आजीविका है। हाँ, उस पर आते हैं। वहाँ क्या हो रहा है? मैंने पढ़ा कि धान खरीदी के लिए जो 2700 से ज्यादा केंद्र हैं, वो सब 100% कंप्यूटरीकृत हैं। ये एक बहुत बड़ा और सकारात्मक सुधार है। कैसे? कंप्यूटरीकृत खरीदी केंद्र किसानों के लिए पारदर्शिता और कुशलता लाते हैं। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होती है और भुगतान सीधे किसान के खाते में जाता है। अच्छा। जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो जाती है। ये दिखाता है कि सरकार पारंपरिक क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ एक और आंकड़ा है जो मुझे थोड़ा परेशान करता है। बताइए। सिंचाई क्षमता सिर्फ 40% के आसपास है। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य के लिए क्या ये बहुत कम नहीं है? इसका मतलब तो ये हुआ कि 60% किसान आज भी इंद्र देवता के भरोसे बैठे हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये आंकड़ा छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती और कह सकते हैं कि दुखती रग है। तो इसका असर क्या होता है? इसका सीधा मतलब है कि राज्य का एक बड़ा कृषि क्षेत्र आज भी मानसून के जुए पर निर्भर है। अगर बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी, नहीं तो किसान संकट में। और फिर कर्ज? जी, ये किसानों की आय में अनिश्चितता पैदा करता है और उन्हें कर्ज के जाल में फंसा सकता है। यहाँ सिंचाई क्षमता को बढ़ाना राज्य के लिए एक बहुत बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो एक बहुत ही जटिल लेकिन दिलचस्प तस्वीर उभरती है। हाँ। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो अपनी धान का कटोरा वाली पहचान के साथ जी रहा है, लेकिन उसकी आर्थिक शक्ति खनिजों और उद्योगों से आ रही है। हाँ, और सेवा क्षेत्र भविष्य की उम्मीद जगा रहा है। ये राज्य प्राकृतिक संसाधनों से मालामाल है, लेकिन उसके लोगों के बीच विकास की एक गहरी खाई भी है, जो रायपुर और बीजापुर या दुर्ग और सुकमा के आंकड़ों में साफ दिखती है। बिल्कुल।